हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों पॉलिटी के इस सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं उस तरह कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक छोटा लेक्चर होगा जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ कि ये नीड जो है फील हुई कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज डाले जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखेंगे पहली चीज याद रखने वाला, सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सवर्ण सिंह कमेटी पहली चीज, सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े। बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज चूंकि मैंने बताया ये बाद में जोड़े गए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो थे नहीं। तो डीपीएसपी जहां खत्म होता है आर्टिकल 51 पे, वहीं आर्टिकल 51A में डाल दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। एक लिस्ट है और पार्ट 4A में है आर्टिकल 51A और पार्ट 4A। ये एक्चुअली एक लिस्ट है। आर्टिकल 51A जो है एक लिस्ट है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि आप चूंकि सिटीजन हो इंडिया के, तो आपको ऐसा माना जाता है कि आपको यू शुड अबाइड बाय इट, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आए? तो ये आए यूएसएसआर से, रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आए? रशिया से। याद रखेंगे इस चीज को। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं कौन कौन सा है। आर्टिकल 51A के अंदर 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली ड्यूटी है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और जो भी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको जो है रिस्पेक्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को मानना है और साथ में नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। ये पहला है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, हमारा जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था ना, 1947 में हमें आजादी मिली, उससे पहले जो स्ट्रगल चल रहा था उसको जो है चेरिश करना है, उसके आइडियल्स को जो है उसको फॉलो करना है और उसके आइडियल्स को चेरिश करना है। ठीक है, मतलब एक तरह से कि उन बातों को ध्यान में रखना है हमें कि क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज जो भी लड़ रहे थे। तीसरा है कि प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सीधी सी बात है कि आपको हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को बचाना है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी तो समझ गए होंगे, एकता को बचाना है, अखंडता को बचाना है। सोवरेनिटी, हमारा कंट्री सॉवरेन है, मतलब कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है हमें ये नहीं बता सकते आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज को भी आपको बचाना है। कैसे बचाओगे? तो बहुत सारी चीजें, जो भी इंसान है वो अपने काम को अच्छे से करे, यही है तरीका। जैसे अगर आप रिक्शा भी चलाते हो तो आप मतलब कि एक तरीके से, जो आपका अगर कोई लाइसेंसिंग का काम है, अगर लाइसेंस कर रहे हो वो ठीक से करो, टायर प्रॉपर रखो, फेयर ज्यादा मत लो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कम भी मत लो, ज्यादा भी मत लो। चौथा है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर्स नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। रशिया वगैरह में, इजराइल वगैरह में ना कुछ टाइम पीरियड होता है जहां आपको मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। हर एक इंसान हैज टू गो थ्रू दैट मिलिट्री ट्रेनिंग। इंडिया में ये फंडामेंटल ड्यूटी में है कि आपको अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और अगर नेशनल इमरजेंसी आई तो आपको सामने आना होगा लड़ने के लिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, डरना नहीं है। फिफ्थ क्या है कि आपको हार्मनी और ब्रदरहुड फैलानी है, मतलब आप जो हो सब लोगों के बीच में सौहार्द बना के अच्छे से रहना है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं लगाना है। ठीक है, दोस्तों के बीच में झगड़ा मत लगाओ। फिर उसके बाद मतलब जैसे डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं ना, तो आपस में लड़ जाते हैं। वो सारी चीजें छोड़ के आप एक दूसरे से जो है प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ताकि देश का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। सॉरी, बार बार हो रहा है यार। फिर है वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कि कंट्री में जो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट कल्चर बोले तो जितने धर्म है सबके सब यहाँ पाए जाते हैं और फिर भी साथ में रह रहे हैं। तो ये जो कंपोजिट कल्चर है, जो इतने सालों से ट्रेडिशन चला हुआ है, उसको वैल्यू करें। ठीक है,
सातवीं चीज क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को और जो फॉरेस्ट वगैरह है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। ये नहीं कि प्लास्टिक की बोतल कहीं भी खा पी के फेंक दे रहा हूं, नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर एट्थ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब कोई भी चीज करो तो साइंटिफिकली काम करें। साइंटिफिकली करने का मतलब कि चीजों को एक अरेंज करके हिसाब से प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोच करें। फिर आपके अंदर ह्यूमैनिज्म मतलब कुछ आइडियल्स होने चाहिए, जैसे कंपैशन, दूसरों के लिए करुणा होनी चाहिए, दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, और साथ में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, चीजों को क्वेश्चन करें, है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे। 9th है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे बस वगैरह चलती है ना सरकार की, तो आप उसको तोड़ दो, आग लगा दो, वो सारी चीजें नहीं। वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। 10वां क्या है कि आप अपने पर्सनली आप स्ट्राइव करें, आप कोशिश करें कि आप एक्सीलेंस को अचीव करें, हर चीज में बेटर। जैसे आप अगर स्टूडेंट हो तो आप बेटर स्टूडेंट बनने की कोशिश करो, मैं टीचर हूं तो मैं बेटर टीचर बनने की कोशिश करूं। और चूंकि अगर हम सब कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे देश भी तरक्की करेगी, सोसाइटी ग्रोथ करेगी। अब ये नहीं कोई टेररिस्ट है तो वो बेटर टेररिस्ट बनने की कोशिश करे, जो लीगल चीजें हैं उसकी बात कर रहा हूं। और 11th क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये जो बच्चों के लिए है, मतलब पिता माता के लिए है कि आप अपने बच्चों और जो छोटे बच्चे हैं उनको घर में ना रख के स्कूल भेजें, ठीक है। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये वहां से आया था। यही 11 ड्यूटीज हैं, अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, इनको समझना है और इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे ना आपके, तो शायद ही इस लिस्ट से बने। सर्वंट सिंह कमेटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट से एक जोड़ा गया। और एक चीज बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को तो है ही अलाउड, साथ में फॉरेनर्स को भी है, कुछ को छोड़ के 2-4 है जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है, बाकी सब अदर पीपल को भी है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यू हैव टू अबाइड बाय दिस। लेकिन एक चीज है कि ये जो है ना, ये जस्टिसेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपके खिलाफ कोर्ट में केस होगा, नहीं। ये एक तरह से गाइडलाइन है कि आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, बिकॉज यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और फीचर्स एक तरह से देख लें तो इंडियन सिटीजन को अपनी ड्यूटी बताती है ये जो लिस्ट है, कि आपको ये सारी चीजें, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही करना चाहिए फॉर द नेशन, फॉर द सेक ऑफ योर नेशन। फिर जो है सिटीजन्स को एक तरह से वार्न भी करती है नेशनल और एंटी नेशनल एलिमेंट के खिलाफ। आपको मैंने बताया कि लिंग्विस्टिक तौर पे, रिलीजियस तौर पे जो झगड़ा लगा रहा है उनसे आपको बचना है, तो आपका कहीं ना कहीं आपको वो चीज नहीं फैलानी है। तो जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स है उससे बचा रही है आपको ये चीज। फिर आपको एक डिसिप्लिन कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपके अंदर। साथ में एक चीज देख लो कि कैसे डिसिप्लिन कैसे बन रहा है। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर कब होगा? जब डिसिप्लिन आएगी, उस चीज के बारे में है। फिर कोर्ट जो है ना वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी लॉ को गवर्नमेंट ने पास किया। सपोज करें कोई लॉ गवर्नमेंट पास करती है, जैसे आपको मैंने बताया ना कि आपको नेशनल फ्लैग ये सबको रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए एक फ्लैग कोड है, ये एक लॉ पास किया गवर्नमेंट ने। तो क्या ये सही है या गलत है, इसको चेक किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज उसको बोल सकते हैं हाँ ये, चूंकि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए लॉ लाया है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जामिन करने में भी कोर्ट को हेल्प करते हैं। और फाइनल चीज कि ये जस्टिशिएबल नहीं है, कहने का मतलब फंडामेंटल राइट की तरह आप केस नहीं कर सकते हो कि मुझे तो ये मिलनी ही मिलनी, मतलब ये मुझे आप तो केस नहीं करोगे। सपोज करें कोई और भी केस नहीं कर सकता है कि आप ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस चीज के ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। दैट इज दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। दिस वॉज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे बाहर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ भी नहीं है और आपको इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। प्लीज डाउनलोड करें मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। कोई आपको एग्जाम के बारे में या फिर आपको CUET के हमारे कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो 9015781999 पे कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पे आपको हमारे CUET कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। हमने बहुत अच्छे से कोर्स आपके लिए क्यूरेट किया है कि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू।
जहां आपको अलग बुक्स को भी रेफर नहीं करना पड़ेगा।